स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स इस डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में कैसे आई? तो पहले बात आएगी कि भाई सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका रीज़न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बना था, व्हाट इट, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स बन जाएंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में क्या होगी? इफ डिटरमिनेंट इज जीरो मीन्स ऐसी मैट्रिक्स you can say a square matrix is a singular matrix if its determinant is zero. What it means, suppose मैट्रिक्स A है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1/1, 2/2, 3/3। बस कंडीशन क्या आ जाए भाई कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर। और यहाँ पर एक बात और याद रख लेते हैं, इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देन इट इज कॉल्ड नॉट, यानी नॉन सिंगुलर। तो नॉट से वो नॉन याद रह जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। आप एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लिया और उसको मैं चेक करने जा रहा हूँ कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो मैंने ले लिया 2, 3, 4, यहाँ पर ले लिया 5, 10, 15, यहाँ ले लिया मैंने 1 और 0 -1। तो भाई ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो है। सर आपको कैसे पता? सॉल्व करके देख लो। मैंने कैसे सॉल्व किया? मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, कौन सी? डिटरमिनेंट की। आपको भी जब आगे पता चलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिटरमिनेंट ज़ीरो होगा। मैं हिंट देता हूँ, ये नंबर्स एपी में 2, 3, 4 एपी में, 5, 10, 15 एपी में, और इनको और चेक कर लूँ भाई 1, 0 ये भी एपी में, डिफरेंस -1 है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। यकीन नहीं होता तो एक्सपेंड कर दो। कहाँ करें भाई? कहीं भी कर लो। चलो फर्स्ट रो में कर लिया, -10, -3 के साथ क्या आएगा? -5, -15, व्हाट इट, +4 के साथ क्या आएगा? 4 के साथ आएगा -10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? -20, -20 के साथ यहाँ प्लस का आएगा 60 और -40। फाइनली वैल्यू क्या आ गई? ज़ीरो। और यही बात मैं कहने जा रहा था कि वैल्यू इसकी ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। क्वेश्चंस और कैसे अराइज हो सकते हैं? अब अराइज करने के तरीके तो बहुत कुछ हो सकते हैं। कोई सपोज ऐसा कह दे कि एक वेरिएबल पुट कर दे, जैसे मैं कहूँ कि भाई मैंने x + 1 -3 4 और यहाँ पे मैंने ले लिया -5, यहाँ सपोज x ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज 8, ठीक है, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, और सपोज यहाँ ले लिया अब एक काम करते हैं, यहाँ 0 0 ले लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन कह रहा है इफ दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बस हम इसके डिटरमिनेंट को निकालेंगे और डिटरमिनेंट को क्या रख देंगे? 0। x की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। अच्छा, मैंने ये सब जो क्रिएट किया था उसमें मैं तुम्हें ये भी सिखाना चाह रहा था कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड उस रो या कॉलम में करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ हम लोग रो नंबर 3 में इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो 4 के साथ क्या आएगा? तो ये तो बंद हो जाएगा, ये भी क्लोज, मीन्स 4 के साथ आएगा -3 × 8 -4x एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, 4x इक्वल्स टू क्या आएगा? -3 × 8, इसको सिंप्लीफाई किया, 4 × 2 = 8, द वैल्यू ऑफ x इज -6। x की वैल्यू कितनी आ गई? -6। तो बेसिकली हमें डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकाल के 0 रखनी थी। ऐसे मैट्रिक्स को हमने क्या बोला? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर जिसको मैं बोल रहा हूँ माइनर्स। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ माइनर्स, और माइनर्स के साथ पढ़ेंगे हम लोग एंड कोफैक्टर।
एक्चुअली माइनर्स और कोफैक्टर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो एक साथ इसलिए पढ़ना है इसको। सब हेडिंग की बात कहोगे तो फर्स्ट सब हेडिंग सपोज मैंने माइनर्स डाल दी, ठीक है। अच्छा, अब माइनर्स को मैं आपको बताना चाहूँ तो माइनर्स आर द सब डिटर्मिनेंट, यू कैन से। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है मान लो, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर n/n गिवन है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर n/n है, उसमें कोई मुझसे किसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का माइनर पूछेगा ना, तो उसका ऑर्डर आएगा n-1। क्या मीनिंग है उसको मैं समझाता हूँ। यदि डेफिनेशन वाइज में कहूँ आपसे कि माइनर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं MIJ से। देखिए एलिमेंट्स किससे रिप्रेजेंट हो रहे थे, AIJ से। AIJ के करस्पॉन्डिंग माइनर्स बनेंगे, मीन्स हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका माइनर बनेगा और उस माइनर की वैल्यू होगी। और ये कुछ भी नहीं, देखो आपको एक काम करते हैं, जैसे मैंने मान लो एक मैट्रिक्स ली। अच्छा, स्टार्टिंग में देखो मैट्रिक्स से ही बोलूँगा, क्योंकि बेसिकली जो डिटर्मिनेंट है वो भी क्या है, मैट्रिक्स से ही आया है। स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग मैंने डिटर्मिनेंट्स क्रिएट किए हैं। तो सपोज मेरे पास A11, A12, चलिए 3/3 ले लेते हैं, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मेरे पास क्या है, 3/3 की मैट्रिक्स है। अब मुझसे किसी ने कहा कि भाई इसके माइनर्स बताइए, मीन्स उसने मुझसे कहा कि आप बताइए M11। M11 इज द माइनर करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और यू कैन से करस्पॉन्डिंग टू द A11। क्या मीनिंग होगा, इस A11 को मुझे देखना है और इस फर्स्ट रो को R1 को और इस फर्स्ट कॉलम को क्लोज करना है, और बाकी जो ये सेटअप बचे, जो डिटर्मिनेंट बचे, मीन्स इसको सपोज मैं क्लोज कर देता हूँ फर्स्ट रो को, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम को, जैसे हम लोगों ने कहाँ देखा था, एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स में। तो वहाँ मुझे सेकंड ऑर्डर का या 2/2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड द माइनर्स। मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग मुझे A22, A23, A32 और A33 ये मिल जाएगा। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हमें आता है, इसका मल्टीप्लाई फाइनल वो M11 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही मैं कोई भी माइनर फाइंड कर सकता हूँ। गॉट इट, सिंपल सी बात है। तो एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे 3/3 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग माइनर्स निकालना सीख लेंगे। तो उसके लिए मुझे एक मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, वो मैंने यहाँ ले ली, 1 2 3 -1 0 1 2 1 और यू कैन से -1, ठीक है। अब मुझसे किसी ने कहा यू हैव टू फाइंड द माइनर M12। तो मैंने कहा ठीक है भाई, M12 के करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट आ गया A12, मुझे इस कॉलम को क्लोज करना है और इस रो को, फर्स्ट रो को, बाकी जो भी बचता है दैट इज द माइनर। -1 1 2 -1। यानी ये समझ में आ रहा होगा, हम लोगों ने जो एक्सपेंशन किया था ना, उस समय जो कुछ भी एक्सपेंशन के समय लिखा था वो सारे माइनर्स थे। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 - 2। योर आंसर इज -1। ये इस माइनर की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट, ये बात समझ में आ गई। तो माइनर्स इजीली हम लोग सारे फाइंड कर लेंगे। मेरे हिसाब से माइनर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज करस्पॉन्डिंग किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आप M31 बताइए, तो M31 के केस में मुझे बस इसको क्लोज करना पड़ेगा। जैसे M31 के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मैं एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये तो हटा लिया, ठीक है। अब 31 की बात कर लेते हैं। थर्ड रो
यानी मुझे थर्ड रो को क्लोज करना पड़ेगा, ये मैंने क्लोज कर दी थर्ड रो, एंड फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम क्लोज करना पड़ेगा। जो बच रहा है उसको लिख लेंगे, क्या बच रहा है 2 3 0 1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माइनर? इट इज़ 2। आई थिंक इट इज़ ओके। अच्छा, बात आती है माइनर्स को कोफैक्टर के साथ क्यों रीड करते हैं भाई, क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज कोफैक्टर्स एंड माइनर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। कोफैक्टर और माइनर्स में डिफरेंस ही नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मीन्स जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमने माइनर निकाले थे ना, माइनर्स, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के लिए बस इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, CIJ इक्वल्स टू -1 टू पावर I प्लस J MIJ। बस इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना, दैट विल गिव द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। मुझसे कोई कहता है कि भाई C11 क्या होगा, मैं कहूँगा ये होगा M11। लेकिन कोई पूछता C12 क्या होगा, देन इट इज़ द माइनस टाइम्स M12। माइनस कहाँ से आया? यहाँ से आया, बिकॉज यहाँ जो I प्लस J है वो ये डिसाइड कर रहा है। मीन्स AIJ के करस्पॉन्डिंग I और J डिसाइड की, तो मैंने M12 में देखा I और J क्या है, तो I प्लस J की वैल्यू ऑड आ जाएगी तो माइनस आ जाएगा, I प्लस J की वैल्यू इवन आ जाएगी तो प्लस आ जाएगा। अब कह भी सकते हो इस बात को कि भाई जो भी CIJ हैं उस CIJ में वो प्लस MIJ हैं या फिर माइनस MIJ हैं। प्लस कब है? व्हेन I प्लस J इक्वल्स टू इवन नंबर, और व्हेन I प्लस J इक्वल्स टू ऑड, देन दे आर द माइनस साइन। तो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट रखना है। तो अब कोफैक्टर निकालना इट इज सो सिंपल, है ना। अब अभी जो माइनर्स निकाले थे उनमें बस हम साइन का यूज़ करेंगे, कोफैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे। फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा और कोफैक्टर्स कहूँगा आपसे बताइए, तो आप बता दोगे इजीली। चलो इस केस में हम लोग एक क्या एग्जाम्पल लेते हैं 2/2 का, ठीक है। सिंपल से एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने सपोज ये एक एग्जाम्पल लिया 2 -3 4 और सपोज -5, ठीक है। अब मैंने पूछा कि आपको मुझे C11 बताना है, तो C11 इज नथिंग, इट इज द -5। यस और नो, यू चेक इट। C12 बताना है, नाउ C12 इज द -4। क्यों? क्योंकि जब इसको क्लोज करेंगे तो माइनर आ जाएगा, यानी M12 की वैल्यू कितनी आएगी, वो तो आएगी 4 आएगी। लेकिन मुझे I प्लस J का साइन देखना है तो मुझे माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आई थिंक माइनर्स और कोफैक्टर्स की बात क्लियर हो गई, है ना। तो ये बात दिमाग में रखनी है। आगे माइनर्स और कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ पे देखेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, शायद कुछ लोगों को याद आ जाए, रिकॉल करें, दिमाग लगाएं। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जो 3/3 जिसको सारूस मेथड से और उससे हमने स्टडी की थी, यदि फर्स्ट रो में मैं एक्सपेंड कर दूँ ना, तो मैंने जो लिखा था उसको ध्यान से देखो, वो A11 के साथ M11 था और A12 के साथ जो कुछ भी था वो M12 था और A13 के साथ M13 था। ऐसे ही सेम यदि इसको मैं कन्वर्ट करूँ ना, तो यहाँ A11 के साथ C11 आ जाएगा, क्योंकि C11 इज इक्वल्स टू द M11। A12 के साथ क्या आएगा, C12, और प्लस A13 के साथ क्या आएगा, C13। जिस किसी को ये बात समझ में आ गई हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आगे ये प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। और कुछ लोग इसी बात को समेशन फॉर्म में भी लिख देते हैं, वो लिख देते हैं कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 to n AI इंटू CIJ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम I और J की वैल्यूज देख लेंगे, जैसे यहाँ 1 1 1 2 चल रहा है, CIJ। अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, ये बात समझ में आनी चाहिए। इसमें बस ऑर्डर उसका n ऑर्डर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली माइनर समझ में आए, कोफैक्टर समझ में आ गई, हमें सिंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गई, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट समझ में आ गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट। ओके।